और मेरी ट्रेन भी आई गई है। ये एडवेंचर्स राइड लगती है इसकी, जैसे कोई झूला झूल रहे हो कहीं पे। इस ट्रेन में ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवर लेस ट्रेन है। और अब मुझे यहाँ उतर के थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अब मुझे भूख लगने लगी है क्योंकि मैं सुबह बिना खाए पिए चल दिया और अब मुझे यहाँ आते ही भूख लग रही है। और एयरपोर्ट पे कुछ भी खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है जेब के लिए। ये लगेज है, लगेज स्कूटर है ये। पिछली बार 31 थी, बस ये 30, एक सीट आगे दी है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नई सुबह में। और फ़िलहाल मैं अपने होटल से निकल गया हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी फ़िलहाल निकल गया हूँ एयरपोर्ट के लिए। जस्ट 5 मिनट का वॉक है इम्बी स्टेशन तक के लिए। और इम्बी स्टेशन से मुझे मोनोरेल मिलेगी केएल सेंटर के लिए, और केएल सेंट्रल से मुझे एयरपोर्ट के लिए फिर से एक मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। ये कितना अच्छा पेडिस्ट्रियन वे बनाया हुआ है इन्होंने पैदल जाने के लिए। उस साइड से भी वैसे रास्ता है लेकिन वहाँ पर हाईवे है, तो ये पैदल के लिए इधर से इन्होंने शॉर्टकट बनाया हुआ है। बढ़िया रहा मेरा बहुत। ट्विन टावर भी देखा, बाटू केव भी देखा कुल मिला के। लेकिन थोड़ा मेट्रो का जो रूट है वो यहाँ टिपिकल है, वो मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में। तो फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ और थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा ड्रामा स्टार्ट हो जाता है कई बार लगेज वगैरह को लेके या कोई और इशू। अभी मैं वियतनाम की मेरी फ़्लाइट है, 11 बजे मेरी फ़्लाइट है वियतनाम की। तो वीज़ा मेरे को मिल गया है, मैंने वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया था, वीज़ा मेरा ऑनलाइन आ गया है, परसों रात मेल पर आ गया था वो। थोड़ा जल्दी जाने से ये रहता है कि अगर कोई इशू हो रहा होता है एयरपोर्ट पे तो वो सॉल्व हो जाता है, हमारे पास टाइम होता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 2 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। थोड़ा सा दूर है मेरा स्टेशन, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, उसके बाद में मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ एयरपोर्ट पर। तो फ़िलहाल मैं इम्बी मोनोरेल के स्टेशन पर आ गया हूँ। यहाँ से मुझे केएल सेंटर के लिए ट्रेन मिलेगी और केएल सेंटर से मुझे दोबारा टिकट लेना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट स्टेशन के लिए। तो इसका टिकट आया है 3 रिंगिट 10 सेंट। यहाँ कॉइन्स का बड़ा चक्कर भाई। मतलब छोटे टिकट जो हैं आप काउंटर से नहीं ले सकते, आपको मशीन से ही छोटा टिकट लेना पड़ेगा। तो मशीन में क्या है कि आप डालोगे वो सारा चेंज निकाल के दे देगा, सब बहुत सारे कॉइन दे देता है हाथ में, वो बड़ा पंगा है। अभी सुबह सुबह थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने ये एक जूस ले लिया है, बाकी ट्रेन अभी आने वाली है। और ये जो मोनोरेल होती है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी सी होती है, ऑलमोस्ट बस जैसे तकरीबन 2 डिब्बे के बराबर होती है। तो हर 5 मिनट के बाद इसकी सर्विस है, 5 से 6 मिनट में ये दूसरी ट्रेन आती है। अब मुझे पता नहीं है कितनी देर पहले कौन सी ट्रेन गई है। यहाँ शायद ऊपर नाम, यहाँ टाइम आ रहा होगा, ये 7:24 पे दिखा रहा है ये, और अभी टाइम हुआ है। मेरी वॉच भी बंद हो गई है, मैं कल रात अपनी वॉच को चार्ज करना भूल गया यार। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पर भी एक बार नोटिस कर लेते हैं हम। जैसे ये इम्बी प्लेटफॉर्म नंबर है और इसके ऊपर वाले अगर आप देख रहे हो तो ये थोड़े हाइड करे हुए हैं, ये डिस्प्ले में शो नहीं हो रहे हैं, ये नीचे वाले डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि ट्रेन इस तरफ जाएगी। ये अच्छी चीज़ कर रखी है इन्होंने। तो मुझे जाना है लास्ट स्टेशन केएल सेंटर, यहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। ये सारी लाइनें जो हैं अलग अलग, बहुत बड़ा स्टेशन है केएल सेंट्रल, और वहाँ से मुझे अलग लाइन पकड़नी पड़ेगी एयरपोर्ट के लिए। तो ये जो 2 लाइन है ये एयरपोर्ट के लिए हैं, एक नॉर्मल लाइन है, एक एक्सप्रेस लाइन है। तो ये वाली एक्सप्रेस है, ये नॉर्मल लाइन है। तो मुझे इनमें से कोई एक ट्रेन पकड़ लूँगा। ट्रेन का टिकट सेम है दोनों का, लेकिन थोड़ा सा बस एक एक्सप्रेस है तो वो नॉन स्टॉप जाएगी केएल सेंटर से लेके एयरपोर्ट तक, और जो नॉर्मल है वो रुक रुक के जाएगी बीच में स्टेशंस जो भी आते रहेंगे। और मेरी ट्रेन भी आई गई है। 2, ये 3 और ये 4, सिर्फ 4 ही डब्बे हैं इसके अंदर। और बहुत कमाल की बात यह है कि ये जो ट्रेन है ये ड्राइवर लेस होती है। बहुत ही एडवेंचर
एडवेंचर्स राइड लगती है इसकी, जैसे कोई झूला झूल रहे हो कहीं पे, क्योंकि कई बार जब जैसे टर्न आता है तो एकदम से पूरी गाड़ी को छूट जाती है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। और मैं आपको बता रहा था ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवर लेस ट्रेन है। ऑटोमेटिक चलती हैं ये, अपने आप जहाँ पर रुकना है वहीं रुकेगी और अगर ये फिर से चल देती है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, ड्राइवर लेस ट्रेन है ये। झूला सा फील होता है जैसे मैं झूले में चल रहा हूँ, क्योंकि जब कहीं टर्न लेती है तो पूरी एक साइड को पूरी ट्रेन पूरी झुक जाती है। वीडियो में शायद आपको फील नहीं होगा, इसमें बैठने के बाद ही आपको सही से फील होगा कि मैं एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ कितनी तरह की ट्रेन है, ये जितने भी सिंबल दिख रहे हैं ये इतनी सारी लाइन है, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं। तो फ़िलहाल अभी ये कुआलालंपुर टर्मिनल 1 आया है और इसके बाद आएगा टर्मिनल 2, तो मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ी। और बाहर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। और ट्रेन बड़ी खूबसूरत बना रखी है इन्होंने एयरपोर्ट वाले की लाइन के लिए। और हमारे इंडिया में जो एयरपोर्ट की लाइन की ट्रेन है वो बहुत खूबसूरत है, उसकी सीटिंग भी इसी तरह से है। ये और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी है बस थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी अच्छी बना रखी है। टर्मिनल 2 भी अभी आ गया है और अब मुझे यहाँ उतर के थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बैगेज का चक्कर ना हो जाए, क्योंकि मेरे टिकट पे लिखा हुआ है 7 kg पर पीस। केवल मैं एक ही बैग ले जा सकता हूँ 7 kg का। आई थिंक मेरे बैग में 7 kg से ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लिए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वज़न ज़्यादा हो गया हो, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी अभी चल के देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये लेवल 2 है, ये अराइवल लेवल है। मुझे लेवल 3 पे जाना है डिपार्चर पे, तो वो ऊपर है। हेलो अभी फ़िलहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। और ये सामने लेवल 3 आ गया है, लेवल 3। एक बार और चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अब मुझे भूख लगने लगी है, क्योंकि मैं सुबह बिना खाए पिए चल दिया और अब मुझे यहाँ आते ही भूख लगी है। और एयरपोर्ट पे कुछ भी खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है जेब के लिए, आप समझ सकते हैं। तो वेयर द डिपार्चर का साइन उस तरफ दिखाई दे रहा है मुझको। तो पहले मुझे अपना बोर्डिंग पास कराना है, उसके लिए मैं काउंटर देख लेता हूँ। मेरी फ़्लाइट है 11:50। ये है बोर्डिंग काउंटर। यहाँ से हमें पहले बोर्डिंग का पास लेना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ये सारी फ़्लाइट्स के यहाँ पर टाइमिंग वगैरह लिखे हुए हैं। तो पूरा बोर्डिंग काउंटर है, साथ में रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। तो मेरे को जाना है U नंबर पे, जहाँ मुझे बोर्डिंग है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है बोर्डिंग। तो मैं उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ। यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए सही सा ढंग का। अभी टाइम हुआ है 8:30 और लगभग 11:50 की मेरी फ़्लाइट है, तो उससे पहले कुछ खा लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा मेरे को कुछ खाने का। और अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो मेरे पास टाइम भी है। तो छोटा सा ही है एयरपोर्ट, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ ये कुछ फैसिलिटी दी हुई है, और ये फैसिलिटी स्टाफ के लिए नहीं है यहाँ पर, मतलब कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह कुछ अगर आपको चाहिए, पानी ठंडा गर्म पानी इस तरह का, और ये यहाँ के स्टाफ के लिए नहीं है। इवन वो लोग अंदर भी नहीं जा सकते हैं इसके।
ये बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ रखी हुई है। ये लगेज है, लगेज स्कूटर है ये। आप इस पर आराम से बैठ के, हेलो, आप इसके ऊपर आराम से बैठ के चल भी सकते हो। लगेज स्कूटर है पूरा और ये चलता रहेगा। इसके हाउ मच द कॉस्ट? 3199। ओके, तो ये 3199 लगभग 3200 रिंगिट का है भाई। अब कन्वर्ट कर आप कर लेना कितने का पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ लग रही है मुझे बहुत। थैंक यू। ओके, आई एम जस्ट शोइंग माई व्यूअर्स टू दिस वीडियो। थैंक यू। नो इट्स ओके। तो ये करीब 3200 रिंगिट का था। 3200 रिंगिट लगभग हो गए आपके। मैं साइड में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे, और अभी मेरा मूड नहीं है कैलकुलेशन करने का, मुझे भूख लगी हुई है। मुझे लगता है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो एक बार मैं पहले बोर्डिंग का चेक कर लेता हूँ, दूसरा फिर कुछ खाने का देखता हूँ। एक तो यहाँ अजीब बात यह है कि यहाँ पर ना मोस्टली 50% वर्कर जो हैं वो बांग्लादेशी हैं और बाकी साउथ इंडियन हैं। मतलब काफ़ी कैटेगरी में ना इंडियन जैसे लोग दिखाई देते रहते हैं। तो कभी कभी तो मुझे यही नहीं लगता कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ या मैं मलेशिया में, ऐसा लगता है जैसे मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ना उनकी लुक्स ऐसी लग रही है, मुझे इंडियन से फ़ील हो रहे हैं। तो साउथ इंडियन और बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, इस वजह से ऐसा लगता रहता है कि मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ। तो पहले बोर्डिंग का चेक कर लेता हूँ मैं, अगर बोर्डिंग हो रही है तो मैं पहले बोर्डिंग ही करा लेता हूँ। तो ये सामने आ गया एल8 गेट है। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ किसी एयरपोर्ट पे इतने छोटे छोटे गेट। मतलब इतने सिर्फ एक गैलरी से बना रखी है, सिर्फ एक गैलरी से बना रखी है, इसके बीच में ही ऐसी गेट दे रखे हैं इस तरह से। और यहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं है, सारा ये भरा हुआ है चारों तरफ से, बहुत कम स्पेस है। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा ही है। अब ये पीछे रेस्टरूम दिखा दे रहा है, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ। ये L5 गेट है। ये प्रोसीजर बड़ा आसान सा था, ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। ना तो ठीक से इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, ना फिर बैग की चेकिंग करी है। इवन कस्टम भी नॉर्मली क्लियर हो गया आराम से। मेरे को पावर बैंक के लिए तक नहीं टोका इन्होंने। मेरा पावर बैंक बैग के अंदर रखा था, वो तक नहीं निकाल के बाहर देखा। तो ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न से देखा जाए तो गलत भी है। बाकी बहुत ही छोटा सा है गेट, बहुत छोटे हैं। मतलब अभी टाइम हुआ है 9:20 और मेरी फ़्लाइट है 11:50, यानी कि तकरीबन मुझे अभी 2 घंटे बैठना है, वेट करना है। तो मैं इससे पहले कुछ खाने पीने के लिए ले लेता हूँ सामान, क्योंकि मैंने लिया नहीं। मैंने बोर्डिंग करा ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कस्टम में कोई इशू होने लगे, इसलिए पहले बोर्डिंग वगैरह करा लेते हैं, बेकार टाइम वेस्ट होएगा नहीं तो। और अगर उसमें टाइम वेस्ट होता तो फिर मैं खाने के चक्कर में रह जाता, तो मेरा टाइम और ज़्यादा बेकार हो जाता। मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। आज सुबह से ही मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, ऐसा लग रहा है। मुझे आगे बर्गर किंग शो हो रहा है, तो बर्गर किंग पे चलते हैं भाई। और कुछ ज़्यादा यहाँ ऑप्शंस नहीं हैं शॉप्स के। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट लग रहा है मुझे, लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं इस तरह का एयरपोर्ट के। सिर्फ छोटे छोटे टनल्स ही बनाई हुई है, टनल के अंदर ही सारे गेट हैं बस। ये बर्गर किंग आ गया है और यहाँ देखते हैं क्या ले सकते हैं हम मेन्यू में। अब ये मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, ये चिकन डाल रहे हैं या बीफ डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि बीफ तो मैं नहीं खाता हूँ भाई। बीफ पोर्क ये तो हम नहीं खाते हैं, इंडियन है ना यार। देखता हूँ कुछ चिकन का मिलेगा तो देख लेते हैं। लॉन्ग चिकन 21 रिंगिट। ओके, तो मैंने एक चिकन बर्गर ले लिया है, मतलब मील के साथ ले लिया। एक ड्रिंक है उसके साथ में, लेमन टी मैंने चूज़ कर लिया, और एक बर्गर है, चिकन बर्गर। और इन्होंने मुझको ये दिया है, ये बज़र है, मतलब ये जब मेरा नंबर आएगा ये बज़ करने लगेगा एकदम से। और इसके अंदर शायद टोकन नंबर भी चल रहा है, 25 टोकन नंबर, और इसमें कुछ साउंड वगैरह या वाइब्रेशन आने लगता है। तो यहाँ पर इस तरह का ये टोकन दे देते हैं ताकि किसी को इन्हें खुद कॉल ना करना पड़े, और ना ही हमको बार बार आके यहाँ मालूम करना पड़े कि ऑर्डर हो गया क्या। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पर कि ये इसको दे देते हैं, और आप कहीं भी जाकर बैठ सकते हो साइड में, आपको जहाँ जगह मिलती है। जैसे ये, और ये जब मेरा
आ जाएगा तो ये बज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं इसका रिव्यू करूं तो खाने में कुछ अलग नहीं है, इंडियन ही लग रहा है मुझको तो ये फ़िलहाल। पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है, ये चिली सॉस का अलग से दिया है, कि केचप का है, और ये लेमन टी है। ये बर्गर है इनका, आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा, चिकन बर्गर है ये। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको फ़्लाइट में खा लूँगा, अभी बर्गर को नहीं खाते हम, तो मैं बर्गर को पैक कर देता हूँ। बर्गर को मैं फ़्लाइट में खा सकता हूँ वैसे। कस्टम में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई, और ना तो इन्होंने ढंग से मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, ना मेरा बैग ठीक से चेक करा। इवन उसने मेरे को ये तक नहीं बोला कि आप पावर बैंक निकालो अपना, चेक कराओ। ना मेरे से वीज़ा पूछा, ना मेरे से मनी पूछी। जैसे कि बैंकॉक के एयरपोर्ट मेरे साथ में बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी हुई थी, उस चीज़ से मैं बच गया। और आज मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ अपने आप को, पता नहीं क्यों। मेरा स्पेक्स जो है वो ट्रेन के अंदर मैं भूल गया हूँ। जिस ट्रेन से मैं आया था उस ट्रेन में मेरा स्पेक्स रह गया है, और तब से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मेरा माइंड, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ मेरा माइंड बार बार वहीं जा रहा है, क्योंकि मुझको प्रॉब्लम आती है स्पेक्स के बिना। थोड़ा रीडिंग वगैरह करने में मेरे को दिक्कत होती है। अब बात ये बात मुझे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मैं किसी से ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं जब तक मेरे मन की नहीं निकलेगी, मैं किसी को बताऊँगा नहीं, तो मेरा मन हल्का नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भाग के वापस जाऊँगा, मैं अपना चश्मा उठा लाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कस्टम वगैरह सब क्लियर कर चुका हूँ। वापस उधर की तरफ जाना पॉसिबल नहीं होता जब आप एक बार डिपार्चर में एंटर कर लेते हो। लेकिन कोई नहीं, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा होता रहता है ट्रैवलिंग में, जब हम होते हैं साथ में तो कुछ ना कुछ इशू होती रहती है, कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। देखते हैं, अभी फ़्लाइट आने में टाइम है, मैं इसलिए पहले थोड़ा खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे फ़्लाइट में। तो फाइनली अभी मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ, बोर्डिंग वगैरह सब क्लियर हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। यहाँ 2 घंटा वेट करना पड़ा था मेरे को। और ये सामने क्यू लगी हुई है, आपको पीछे की तरफ से ये फ़्लाइट दिखाई दे रही होगी। अभी यहाँ से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये अंदर से छोटा ही है। और जो गेट नंबर, जो इसके गेट का सीक्वेंस था जहाँ पे, वो तो बहुत ही कंजस्टेड सा है एरिया। मतलब अगर बहुत ज़्यादा पैसेंजर आ जाएंगे यहाँ पर तो भीड़ हो जाएगी। एक गैलरी सी बनाई हुई है, उसमें गेट कटे हुए हैं जैसे। अदरवाइज़ मेरे को बैंकॉक वाला याद आ रहा था, बहुत बड़े बड़े गेट हैं, मॉल है, सब कुछ है। ये उस हिसाब से काफ़ी छोटा है, जबकि सिटी बहुत बड़ी है कुआलालंपुर, और बहुत डेवलप सिटी भी है, जो कि मैं 2-3 दिन घूम के मैंने देखा। उस हिसाब से एयरपोर्ट मुझे यहाँ का छोटा लग रहा है, बड़ा होना चाहिए एयरपोर्ट। अभी टाइम हुआ है 11:20 और 2 घंटे की ये फ़्लाइट है तकरीबन। और अभी मैं इंडिया के टाइम से 2.5 घंटा आगे चल रहा हूँ यहाँ पर मलेशिया। और मैं जब वियतनाम में पहुँच जाऊँगा तो मेरे ख्याल से फिर 1-1.5 घंटा ही रह जाएगा, क्योंकि वियतनाम जस्ट बैंकॉक के जस्ट बराबर में है, और मलेशिया काफ़ी दूर है बैंकॉक से और वियतनाम से। तो हो सकता है मैं अपना 1 घंटा वापस अपने ज़ोन में चला जाऊँ, फिर इंडिया से मेरा टाइम वही 1.5 घंटे आगे का रहेगा तकरीबन। और फाइनली अभी हम प्लेन में एंटर हो रहे हैं। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग। 30D है, ऑब्वियस है पीछे ही होगी।
30D सबसे लास्ट वाली दी है मुझे हर बार। और ये कॉन्सिडेंट है कि मैं बैंकॉक से जिस फ्लाइट में आया था वो भी 30D या 31 थी, और ये वाली उन्होंने 30 नंबर पे दिया, सबसे लास्ट की सीट दी मुझे। पता नहीं मुझसे कोई खुंदक निकल रही है इनकी, देखें 30D सबसे लास्ट सीट। एनीवे पिछली बार 31 थी, बस ये 30, एक सीट आगे दी है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं दी। पता नहीं ये क्यों मेरे साथ में ऐसा बार बार हो रहा है कि मुझे ही ये लास्ट की सीट दे रहे हैं। तो फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ कट कर देते हैं, और अब मैं आपको मिलता हूँ वियतनाम हो ची मिन एयरपोर्ट पर, वहाँ से हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, और ध्यान रखिए आप अपना, और थोड़ा मेरा भी ध्यान रखिए। सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, थैंक यू सो मच।